नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया में सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर उभरे हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में 75% वोटों के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बने हैं। पीएम मोदी ने इस रेटिंग में दुनिया के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% हो गई है और ये रेटिंग दुनिया के तमाम बड़े नेताओं से कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी इस साल की शुरुआत से ही बड़ी अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता के तौर पर रहे हैं और एक बार फिर से इस पर मुहर लगी है। इस बार 75% उनकी लोकप्रियता आंकी गई है। तो दुनिया के तमाम नेताओं में, जिसमें जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति, इसके अलावा बाकी अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष, उन तमाम लोगों को शामिल किया गया और उन सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पहला पायदान हासिल किया है और उनकी जो रेटिंग है वो 75% है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, वहीं दूसरी खबर यह है कि देश में विपक्ष के बड़े नेता यानी राहुल गांधी से तमाम नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस के साथ लंबे वक्त तक रहने वाले वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही कांग्रेस के मौजूदा हालात को लेकर राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में कहा कि पार्टी की लगातार हार के पीछे राहुल गांधी एक बड़ा कारण है। गुलाम नबी आजाद, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवा दी, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और कांग्रेस के मौजूदा हालात के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो एक के बाद एक नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और नाराज लोगों का जो नाम है उसी में एक और नाम जुड़ चुका है, गुलाम नबी आजाद का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा। इधर पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने गुलाम नबी आजाद द्वारा कांग्रेस की सभी पदों की इस्तीफा देने के फैसले को कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कांग्रेस को अब गहन आत्ममंथन की जरूरत है। अपने आप को कैसे जीवित रखेगी, कैसे सशक्त बनाएगी, ये तो उसकी मौजूदा नेतृत्व को तय करना है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक के बाद एक हर सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है। इससे एक बात तो जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी त्रुटियाँ, खामियाँ, कमियाँ नज़र आ रही हैं या आती रही हैं पिछले कई सालों से और महीनों से, उस पर कोई गहन विचार नहीं हो रहा। ये कांग्रेस के लिए दुख। वो शुद्ध रूप से पप्पू के चोचले और परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी का बुरा हाल होने का फिर से एक बार संकेत दे रहा है। जहाँ तक दूसरी तरफ बात है, अगर मैं इसको मानता हूँ कि जिस तरह से सामंती अहंकार चूर चूर भरा हुआ है, एक तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनके नेताओं का अहंकार एक्सीलेटर पर है। आज भी हम चाहते हैं, सभी लोग, देश भी चाहता है कि विपक्ष सकारात्मक, रचनात्मक भूमिका निभाए। विपक्ष अपनी भूमिका लोगों के सरोकार के प्रति समर्पित भाव से आगे संघर्ष करे, काम करे। तो इन दो खबरों के बाद आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मोदी हिट और राहुल फेल। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, जो कि कांग्रेस पर जानकारी देंगे, और साथ ही साथ विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के दुनिया में नंबर 1 नेता के तौर पर उभरने को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। रवि, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह की खबरें लंबे समय से सामने आ रही हैं। G23 हमने एक गुट भी देखा, उसमें गुलाम नबी आजाद का भी नाम था। राज्यसभा से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे और उसके बाद अब गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना और कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताना, क्या संकेत हैं आगे के लिए? बिल्कुल, देखिए, पहले आपको गुलाम नबी आज़ाद के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं कि अभी यहाँ क्या हालात हैं। अभी जो इनका दरवाज़ा बंद है, कुछ जम्मू कश्मीर से कुछ विधायक आए थे, कुछ लीडर्स आए थे जिन्होंने इनसे मुलाकात की है। जहाँ तक इस्तीफे की बात करें तो जो इस्तीफे में लेटर लिखा है, 5 पन्नों का एक इस्तीफा भेजा है गुलाम नबी आज़ाद ने, और उसमें साफ तौर पर जो लिखा है, जिसमें
ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जब 2013 में उनको कमान सौंपी गई थी, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, उसके बाद पार्टी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और उनको लेकर भी कहा गया कि पार्टी फिलहाल चाटुकारों से घिर चुकी है, कोई बड़े फैसले नहीं हो रहे हैं, जो सीनियर लीडर्स उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो एक तरह से बड़ा आरोप और बड़ा एलिगेशन लगाया गया गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से। जहाँ तक उनकी नाराज़गी की बात करें, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी J23 के लीडर के तौर पर, उसके बाद से वो लगातार साइडलाइन चल रहे थे। हालांकि एक कोशिश की जा रही थी किसी तरह से कि दोनों को जो पैचअप कराया जाए, उनको दोबारा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लिया गया था। अभी के हालात की अगर बात करें तो अभी जिससे इस्तीफा दिया, टाइमिंग पे सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो कोई भी दिल्ली में नहीं है। चाहे वो सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की बात करें, तीनों लंदन में हैं। और 28 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसके सदस्य गुलाम नबी आज़ाद भी थे। उससे पहले इस्तीफा देना और पूरा आरोप लगाना, जो एलिगेशन लगाए हैं उसमें साफ तौर पर जो निशाना है, वो निशाने पर राहुल गांधी है कि राहुल गांधी के आने के बाद से कैसे पार्टी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। और भारत जोड़ो आंदोलन के लेकर सवाल खड़े किए और कहा है कि फिलहाल कांग्रेस जोड़ो आंदोलन की जरूरत है, भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत कांग्रेस को नहीं है। जी ठीक है रवि, आप बने हमारे साथ। विनीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कोशिश करती रही कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के पैरेलल खड़ा किया जाए, ये बताया जाए कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी का कद है हिंदुस्तान में, वैसा ही कद राहुल गांधी का है। लेकिन आज पीएम मोदी वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो तमाम नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी तो उनके सामने कहीं टिकते भी नहीं है, जहां पर उनके पार्टी में उनका विरोध हो रहा है। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को देखें, जिस तरह से वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर काफी बड़ी बात है। जिस तरह से हमने देखा कोरोना संकट में, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने लीड किया और जिस तरह से न सिर्फ जब जरूरत पड़ी तो कई मेडिसिन जो है वो दुनिया को दी, इसके साथ ही साथ हमने देखा कि जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला उसकी काफी तारीफ दुनिया में भर में हुई। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन संकट में भी हमने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी से यूक्रेन के साथ रशिया भी जो है वो बात कर रहा था, अमेरिका भी बात कर रहा था, यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं वो भी बात कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में की वैश्विक छवि थी और जिस तरह से यूक्रेन संकट के बाद हमने देखा कि जिस तरह से फूड सप्लाई चेन की बात में हुई, फूड में सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने की बात हुई और उसमें यह बात सामने आई कि भारत जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि अगर जरूरत पड़ेगा तो खाद्यान्न की जो कमी है उसे भारत पूरा कर सकता है। तो निश्चित तौर पर इन सभी में घटनाओं के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है, वैश्विक कद है, वैश्विक छवि है, वो काफी बढ़ा है। और जिसका उदाहरण, जिसका सबूत जो है वो जो अभी हालिया के जो रेटिंग्स आए हैं, जो सर्वे आया है, उसमें हम देख सकते हैं कि विश्व के तमाम बड़े नेताओं के बावजूद भी उसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हुए हैं। उससे पहले भी उनकी जब लोकप्रियता में देखी गई थी तो कई बार भी विभिन्न सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहे थे। हमने देखा है कि न सिर्फ लोकप्रियता के मामले में, न सिर्फ विभिन्न सर्वे के माध्यम से लोकप्रियता के मामले में, बल्कि सोशल साइट्स पर भी हम देखें तो उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो काफी बड़ी है, दुनिया में सबसे अधिक है। जी, बहुत शुक्रिया विनीत और रवि, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। साल 2007 के हेट स्पीच मामले में सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में सीएम योगी पर केस नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। इससे पहले इस मामले की बुधवार को सुनवाई हुई थी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। परवेज परवाज नाम के व्यक्ति ने अपनी अर्जी में सीएम योगी के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुकदमा चलाए जाने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। दरअसल साल 2007 में मुहर्रम के दौरान गोरखपुर में राजकुमार अग्रहरी नाम के युवक की हत्या हो गई थी। अग्रहरी की जिस समय हत्या हुई थी उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे। हत्या की जानकारी मिलने के बाद डीएम के आदेश पर उल्लंघन करते हुए योगी घटनास्थल पर गए। योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भाषण से लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया था। 7 के हेट स्पीच के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से
बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये माना है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। दरअसल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा इसलिए था और यह बताया गया था कि 2007 में हेट स्पीच के मामले में योगी ने एक बयान दिया था, भड़काऊ बयान दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा चलाने के लिए वहां की अथॉरिटी ने कोई आदेश जारी नहीं किया था, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह माना कि जो सैंक्शन फिलहाल नहीं दिया गया था वो सही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पर्याप्त सबूत मुकदमा चलाने के लिए नहीं था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी राहत मिली थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि इलाहाबाद का जो फैसला था और सही था। इधर बीजेपी का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साफ हो गया है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को फंसाने की कोशिश की गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि कोर्ट से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन ईश्वर की अदालत अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आज उस जाहिलियत भरी जहनीत को भी एक करारा तमाचा है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको परेशान करने की। 2007 गोरखपुर हेट स्पीच केस में योगी आदित्यनाथ जी को भले ही कुछ राहत मिल गई, लेकिन जो उनके दामन पे, जो उनकी शख्सियत पे जो हमेशा एक दाग रहा है, हेट स्पीच का एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत, हिंसा के लिए उकसाने का पूरा मामला, वो ईश्वर की, भगवान की अदालत में कभी खारिज नहीं होगा। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में आई विपदा को लेकर चिंतित हैं। बाढ़ के हालात पर उनकी सीधी नजर है। उन्होंने वाराणसी के कमिश्नर और जिलाधिकारी से फोन पर बातचीत की, हालात का जायजा लिया और साथ ही हर संभव मदद के लिए सीधा संपर्क करने के लिए भी कहा है। पीएम मोदी बाढ़ से विस्थापित लोगों को लेकर खासे चिंतित हैं। तो वाराणसी के आसपास की तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं। खासतौर से गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते घाट के किनारे के तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं। तमाम गांवों पर भी बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि वाराणसी से सांसद हैं, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के मंडलायुक्त को कॉल किया, फोन पर बातचीत की, ताज़ा हालात की जानकारी ली और निर्देशित किया कि हर प्रभावित तक फौरन मदद पहुंचाई जाए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अगर वहां पर कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो सीधा संपर्क पीएमओ से किया जाए। एक सांसद के तौर पर उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की किस तरीके से फिक्र की है, इस खबर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से शहर के भीतर भी हालात खराब होने लगे हैं। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भी तालाब जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पानी की निकासी नहीं होने की वजह से पूरे इलाके में काफ़ी पानी भर चुका है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से इस वक्त पूरे बनारस में कैसे हालात बने हुए हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लिहाजा घाट के किनारे वाले जितने इलाके हैं या फिर नदी के किनारे के जितने इलाके हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर नाव से लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। ऐसे में एक सांसद होने के नाते उन्होंने अपने मंडलायुक्त से, मतलब संसदीय क्षेत्र में वाराणसी के मंडलायुक्त से फोन पर बातचीत की और ताज़ा हालात की जानकारी ली। हर संभव मदद के लिए निर्देशित भी किया है। ट्विन टावर का काउंटडाउन जारी। भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की तैयारी। तारीख नजदीक ही, बढ़ी लोगों की बेचैनी। पता नहीं ये जब टूटेगा तो क्या होगा।
तो एक तरह का तो थोड़ा सा फिक्र तो है कि किस चीज़ से होगा। जब वो फटेगी बिल्डिंग तब वो सारी जो धूल है उससे बीमार पड़ सकते हैं लोग। आसपास की बिल्डिंग के लोगों में भी टेंशन। जो डस्ट तो हवा में तो रहेगी ही रहेगी, उसके कारण जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत की फिक्र। क्या होगा कि हम पूरी तरह इसलिए चिंता है, सबसे पहले इसमें हेल्थ हजार्ड है, सेहत को इतना नुकसान होने वाला है। जैसे मेरी वाइफ है, इनको लंग प्रॉब्लम है, 3-4 दिन हमें घर से बाहर रहना पड़ेगा। मैं तो खुद बीमार रहती हूँ, तो घर से बाहर हमें होटलों में इधर उधर कैसा वातावरण होगा, क्या होगा, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। धमाके का जोरदार शोर, तैयारी पुरजोर। फायर सर्विस का काम है वो फायर फाइटिंग और रेस्क्यू होता है, तो इन दोनों परिस्थितियों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर ब्लास्ट की तैयारियों की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि टावर गिराने के मामले में मानकों को सख्ती से माना जाए, उसका पालन किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत 28 अगस्त को सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त किया जाएगा। उससे पहले तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समीक्षा बैठक की। उनकी तरफ से निर्देश दिया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि तमाम मानकों का पालन किया जाए जब इस ट्विन टावर को गिराया जाए। ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर न्यूज 18 ने इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता से डायनामाइट बॉक्स के साथ ही एक्सक्लूसिव बातचीत की है। डायनामाइट किस तरीके से करंट जनरेट करके ब्लास्ट करेगा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हमारे साथ इंडियन ब्लास्टर जो ट्विन टावर को ध्वस्त करेंगे चेतन दत्ता हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा। ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे। सबसे पहले ये जो नॉब है इसको राउंड अप किया जाएगा और इस नॉब को राउंड अप करने के बाद जब करंट जनरेट होगा उसके बाद ही जो दोनों तार हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा ट्विन टावर में। सारी प्रक्रिया हम समझते हैं, सबसे पहली बार हम टीवी में दिखा रहे हैं ये कैसे वर्कआउट करेगा। इसको बेहतर तरीके से हम सीधे चेतन दत्ता से समझते हैं जो इस ट्विन टावर को ब्लास्ट करेंगे और सबसे अहम योगदान है। देखिए, इंडियन लॉज के मुताबिक एक इंडियन ही इसको ब्लास्ट कर सकता है और इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इनसे सीधे। सर, ये किस तरीके से काम करता है? क्या इसी तरीके का हूबहू ये बॉक्स होगा? बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स होता है और यही देता है। और जहाँ तक इसे काम करने का सवाल है, सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। ओके, सो दैट्स द प्रोसेस होल। या तो सर इसके तुरंत बाद बटन दबाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा? इस बटन के दबाने के तुरंत बाद विद इन मिली सेकेंड्स द करंट विल अराइव एंड वहाँ पहुँच जाए करंट। और जो 9250 होल्स हमने किए हैं उनमें सभी में करंट चला जाएगा, सभी डेटोनेटर इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकेंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे एंड उसके अगले 3 या 4 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जस्ट लाइक वाटरफॉल क्लैश पर। सर, आपके मन में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि ब्लास्ट आपको उसी दिन करना है, क्या कुछ मन में चल रहा है? जब मैं काम कर रहा था मुझे यहाँ सबसे पहले एक्सप्लोसिव लोड करने का काम दिया गया था और मैंने और मेरी पूरी टीम ने यहाँ एक्सप्लोसिव लोड किया सभी होल्स में। एंड यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।